हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे लाइकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में। ये मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि अप्रोच है मैनेजमेंट को लेके जो दी थी रेनेसिस लाइकर्ट ने। रेनेसिस लाइकर्ट कौन थे? एक बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ मैनेजमेंट अप्रोचेस बताई थी और इनको इन्होंने नाम दिया था लाइकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली इन्होंने 4 अलग अलग टाइप की अप्रोचेस बताई थी जिनको सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 और सिस्टम 4 के नाम से इन्होंने दिया था। एंड दीज सिस्टम रेंज फ्रॉम हाईली ऑटोक्रेटिक टू हाईली पार्टिसिपेटिव। मतलब ये सिस्टम जो थे कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ख़त्म हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को और कोई डिसीजन मेकिंग की पावर एम्प्लॉयज़ के पास नहीं होती है। सारा फुल कंट्रोल बॉसेस के पास होता है, मैनेजर्स के पास होता है। तो हाईली ऑटोक्रेटिक से लेके कैसे हाईली पार्टिसिपेटिव तक हो सकता है जहाँ पे मैनेजर्स जो है वो भी एक पार्टिसिपेंट की तरह एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लीड करते हैं। तो ये जो सिस्टम्स इन्होंने बताए थे इसकी रेंज थी हाईली ऑटोक्रेटिक से लेके हाईली पार्टिसिपेटिव, ईच विद यूनिक करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्प्लीकेशंस। मतलब हर सिस्टम के इन्होंने यूनिक करेक्टरिस्टिक्स और उनको रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस कैसे हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइज कल्चर में, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इन सिस्टम्स को एक थ्योरी में लेके आके इन्होंने नाम दिया उस थ्योरी का लाइकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक मैनेजीरियल अप्रोच है जिसको मैनेजर्स आज के टाइम पे यूज़ करते हैं और जिससे गाइडेंस लेते हैं। तो देखते हैं इनकी मैनेजीरियल अप्रोच क्या है। तो पहला था सिस्टम 1 जो इन्होंने बोला। तो इसमें हम 4 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज सिस्टम 1 विच इज़ एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम। तो एक्सप्लॉयटेटिव नाम से पता चल रहा है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉयट किया जाता है बहुत ज़्यादा, और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि उनका एम्प्लॉयज़ से काम लेना लेकिन उनको बेनिफिट ना देना उस चीज़ का। तो इस सिस्टम के की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि हाईली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग था। मतलब डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही पर्सन करता था, जो टॉप मोस्ट सीनियर पर्सन जो बॉस होता है वो करता है। और स्ट्रिक्ट टॉप डाउन कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था ऊपर से लेके नीचे तक। हायरार्की बहुत स्ट्रांग थी, कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। जो ऊपर के बॉसेस होते हैं वो नीचे मैनेजर्स को, देन मैनेजर्स अगेन अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो एक टॉप डाउन कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट था। एंड लिटिल और नो ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैनेजमेंट बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती और एम्प्लॉयज़ भी मैनेजर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपस में कोई सपोर्ट, कोई कम्युनिकेशन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट हायरार्की है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं और सारे डिसीजन जो हैं वो ऊपर से लिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेटिव और अथॉरिटेटिव सिस्टम है जहाँ पे बस अपनी अथॉरिटी दिखाई जा रही है एम्प्लॉयज़ के ऊपर उनसे काम कराने के लिए। अच्छा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का तरीका इनका क्या है? फियर, थ्रेट, पनिशमेंट। एम्प्लॉयज़ को डरा के कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, धमकी दे के सैलरी रोक देंगे, और पनिशमेंट दे के, जैसे अगर उन्होंने ज़्यादा छुट्टी ले ली या छुट्टी एक भी ले ली तो उनकी सैलरी काट के, उनके वेजेस काट के, इस तरह डरा के धमका के उनको ड्राइव करना ताकि वो अपने बिहेवियर को जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस रखें, काम पे फोकस रखें। तो ये अप्रोच होती है जो कि बहुत नेगेटिव है। फिर कम्युनिकेशन किस तरह की होती है? 1 में कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय। उल्टा कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होती, और होती भी है तो बहुत लिमिटेड है। मतलब एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं सुना जाता, ना उनका फीडबैक लिया जाता, ना उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है। तो ओनली 1 वे कम्युनिकेशन है। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है ये एक्सप्लॉयटेटिव एंड अथॉरिटेटिव सिस्टम। ये इनका सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 क्या है? लाइकर्ट का सिस्टम 2 का नाम है बेनोवोलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम। तो बेनोवोलेंट का मतलब होता है किसी का भला करना, तो कुछ अच्छा करना। तो बेनोवोलेंट उसे कहते हैं जो जो किसी का भला करता है। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल्दो डिसीजंस आर स्टिल मेड एट द टॉप, देर इज स्लाइटली मोर ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। मतलब डिसीजन मेकिंग अभी भी ऊपर ही हो रही है, टॉप पे ही हो रही है, क्योंकि ये है तो अथॉरिटेटिव ही। तो अथॉरिटी तो ऊपर वालों के पास ही है, बॉसेस के पास ही है, ठीक है, डिसीजन लेने की। बट थोड़ा सा ट्रस्ट है और थोड़ी सी कम्युनिकेशन है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, एक दूसरे की सुनी जाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है अभी भी अथॉरिटेटिव ही, लेकिन बेनोवोलेंट है, एक्सप्लॉयटिव नहीं है। मोटिवेशन कैसे दी जाती है? फिर इस केस में उनको रिवॉर्ड और इंसेंटिव दिए जाते हैं और साथ में पनिशमेंट का भी डर रखा जाता है अगर वो ढंग से काम ना करें तो थोड़ा सा बेनोवोलेंस के लिए क्या करते हैं कि उनको रिवॉर्ड दे दिया, इंसेंटिव दे दी,
और ज़्यादा पीसीस बनाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो उतने ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, तो वो मशीनों की तरह एम्प्लॉय लगे रहें काम करने में। तो एक मोटिवेशन का तरीका रिवॉर्ड से है, जो कि इतना भी अच्छा नहीं है, बट स्टिल कुछ ना देने से तो बहुत अच्छा है, डराने से तो बहुत अच्छा है। और पनिशमेंट का डर फिर भी है कि छुट्टी नहीं ले सकते हैं, लेट नहीं आ सकते हैं, काम अगर पीसीस पूरे नहीं किए टाइम पे तो सैलरी या वेज कटेगी, तो वो चीज़ है। कम्युनिकेशन कैसी होती है? स्टिल मोस्टली वन वे, अभी भी वन वे ही कम्युनिकेशन है, पर ओकेजनली कभी कभी सॉलिसिट किया जाता है एम्प्लॉयज़ का फीडबैक, कभी कभी सुन भी लिया जाता है, तो थोड़ा बेटर है एक्सप्लॉयटेटिव से, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया बेनोवेलेंट, विच इज सिस्टम 2। नेक्स्ट इज सिस्टम 3 विच इज कंसल्टेटिव सिस्टम। कंसल्टेटिव का मतलब है कंसल्ट करना, बातचीत करना, सुनना। तो यहाँ के की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिसीजन मेकिंग इज मोर डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब अब सिर्फ एक जगह से डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जो लीडर्स होते हैं उनकी भी बात सुनी जाती है। डिसेंट्रलाइज है। और मैनेजर सीकिंग इनपुट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बिफोर मेकिंग डिसीजन, तो एम्प्लॉयज़ के भी इनपुट लिए जाते हैं, तो एक सेंटर पॉइंट पे नहीं होता डिसीजन, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया और सबकी बात सुनी जाती है, तो बहुत ज़्यादा बेटर है पहले से। मोटिवेशन कहाँ पे है? रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन आर दी प्राइमरी मोटिवेटर्स विद लेस एम्फेसिस ऑन पनिशमेंट। तो अब यहाँ पे भी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन है और पनिशमेंट के ऊपर फोकस बहुत कम है, पनिशमेंट देने पे फोकस नहीं है इतना। पनिशमेंट एग्जिस्ट करती है बट उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, एम्फेसाइज नहीं किया जाता जितना रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन को एम्फेसाइज किया जाता है, इसलिए मोटिवेटेड रहते हैं एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए। कम्युनिकेशन इज मोर टू वे। अब टू वे कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैनेजर एक्टिवली सॉलिसिटिंग एंड कंसीडरिंग एम्प्लॉय फीडबैक, तो एम्प्लॉयज़ का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और मैनेजर्स एम्प्लॉय का फीडबैक सुनते हैं, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन है। तो ये थर्ड सिस्टम है कंसल्टेटिव सिस्टम। फोर्थ सिस्टम है पार्टिसिपेटिव सिस्टम। पार्टिसिपेटिव नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ही जितने मैनेजर्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रही है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाईली डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग विद एम्प्लॉय एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एम्प्लॉयज़ की, डिसीजन मेकिंग उनके बिना नहीं ली जाती है। सामने बिठा के एम्प्लॉय को भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए जाते हैं, जो भी डिसीजन लेना है या जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें इन्वॉल्व खुद है एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय भी एक ओनर की तरह उसको भी एक बिलोंगिंगनेस फील हो रही है, ओनरशिप फील हो रही है कि जो भी डिसाइड हो रहा है वो मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयज़ की। मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? इंट्रिंसिक है मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक नहीं है। एक्सट्रिंसिक का मतलब रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, बाहर से कुछ मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से ही इतना मोटिवेटेड है क्योंकि उसी ने अपने गोल्स सेट किए हैं, उसी ने सारे डिसीजन लिए हैं कंपनी के लिए, एम्प्लॉय ने ही बैठ के साथ में सारे टारगेट सेट करवाए हैं, तो अंदर से ही मोटिवेटेड है उनको पूरा करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ये चीज़ें प्राइमरी ड्राइवर है एम्प्लॉय के, मतलब उनको जो ड्राइव कर रहा है काम करने के लिए वो यही चीज़ें हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि उनको ओनरशिप फील हो रही है कि सारे डिसीजन जब हमने ही लिए हैं तो हमें ही वो टारगेट पूरे करने हैं, हमें ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली द डिसीजन मेकर्स। तो हमें वो गोल्स पूरे करके दिखाने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमने सोचे हुए हैं काम करके दिखाना है, तो बहुत अच्छी मोटिवेशनल अप्रोच हो जाती है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? हाईली कोलैबोरेटिव है। कोलैबोरेटिव कैसे है? क्योंकि ओपन डायलॉग है, आपस में बात होती रहती है, मैनेजमेंट की और एम्प्लॉयज़ की हर चीज़ डिस्कस होती है, तो एवरीथिंग इज ओपन एंड फ्रीक्वेंट फीडबैक है, फीडबैक मिलता रहता है, देते रहते हैं, ओपन डायलॉग बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय, तो कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन है और कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि कौन किससे क्या फीडबैक ले रहा है, क्या दे रहा है, और इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है, इम्प्रूवमेंट के लिए उस फीडबैक को यूज़ किया जाता है, इवन क्रिटिसिज्म भी हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये थी फोर्थ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ये था फोर्थ सिस्टम मैनेजमेंट अप्रोच का, जिसको पार्टिसिपेटिव सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम चारों सिस्टम में से देखें तो इसको बेस्ट माना जाता है। लाइकट कहते हैं कि सिस्टम 4 इज़ द बेस्ट जो है टाइप ऑफ मैनेजरियल अप्रोच जो हमें यूज़ करनी चाहिए, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें होती है, मैनेजर्स के स्किल्स होते हैं, उसके नॉलेज होते हैं, एम्प्लॉयज़ में कितने स्किल्स हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं, सिचुएशन किस तरह की चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन ख़राब है, अच्छी है या मॉडरेट है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है
आप कौन सी अप्रोच कब यूज़ कर सकते हो। और ये अप्रोचेज आप मिक्स मतलब एक साथ भी यूज़ करी जा सकती हैं। किसी टाइम पे कोई अप्रोच की जैसे नहीं है कि हमें एक ही अप्रोच पे हमेशा ही फिक्स्ड रहना होता है। वी कैन ऑलवेज चेंज द अप्रोच अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सिस्टम, दोबारा से अगर हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में कंपेयर करें तो करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें इन सब की, तो पहला सिस्टम 1 है एक्सप्लॉयटेटिव, दूसरा बेनोवेलेंट है, तीसरा कंसल्टेटिव है और चौथा आपका पार्टिसिपेटिव सिस्टम है। डिसीजन मेकिंग हाईली सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव में, यहाँ पे समवट सेंट्रलाइज्ड है, कभी कभार सुन भी लिया जाता है, पूछ भी लिया जाता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है। हाईली डिसेंट्रलाइज है, एम्प्लॉयज़ के बिना डिसाइड होता ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ ही डिसाइड करते हैं मिल बैठ के डिस्कस करके। ट्रस्ट यहाँ बिल्कुल ख़त्म ही है, एक तरह से लो भी कह लो या बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ मॉडरेट ट्रस्ट है, यहाँ हाई है, तो यहाँ वेरी हाई ट्रस्ट है। कम्युनिकेशन 1 वे है, इधर भी ऑलमोस्ट 1 वे ही है। यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन है क्योंकि कंसल्ट किया जा रहा है। और हाईली कोलैबोरेटिव है, मतलब खाली कम्युनिकेशन नहीं हो रही, मिलजुल के बाद डिसाइड की जा रही है, तो कोलैबोरेशन है। मोटिवेशन यहाँ पे डर से है, पनिशमेंट से है। यहाँ रिवॉर्ड पनिशमेंट की है, रिवॉर्ड की और साथ में पनिशमेंट की भी, दोनों चीज़ों की। यहाँ रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन की है, पनिशमेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं है। और यहाँ पे कोई बाहर से कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, इंट्रिंसिक है, वो खुद ही अंदर से मोटिवेटेड है एम्प्लॉय काम करने के लिए। तो ये आपस में इनका कंपैरिजन है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब चारों सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कभी ऐसा भी होता है कि हमें अथॉरिटेटिव भी यूज़ करनी पड़ती है। हमेशा आप पार्टिसिपेंट नहीं यूज़ कर पाते हो, कई बार बहुत ख़राब टाइम भी आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपको इतना टाइम नहीं होता या इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप वेस्ट कर सको, तो आपको डिसीजन ऊपर से ही लेने पड़ते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कभी कभी कोई सिस्टम काम आता है, कभी कोई काम आता है। तो अगर हम इनके एडवांटेजेस देखें तो एक्सप्लॉयटेटिव में डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है और इस टाइम पे करना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है। हायरार्की क्लियर होती है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, डिसीजन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से ख़त्म होगा। डिसएडवांटेज ये है कि लोगों का मोराल, जो एम्प्लॉयज़ का मोराल इतना हाई नहीं होता, क्योंकि उनको कहीं पे भी कंसल्ट नहीं किया जाता, पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता, हाई टर्नओवर होता है, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं जल्दी। और इनोवेशन तो बहुत ही कम होता है, कुछ नए सोच क्रिएटिविटी के लिए तो जगह ही नहीं होती, क्योंकि आइडियाज़ सुने ही नहीं जाते। बेनोवेलेंट के एडवांटेज है कि थोड़ा सा हायर मोराल है इसके कंपैरिजन में, और थोड़े से एम्प्लॉय के इनपुट लिए जाते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे ऑटोनॉमी लिमिटेड है। ऑटोनॉमी मतलब लोगों के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जो आपने पावर दे रखी है बहुत ही कम है, और चेंज से रेजिस्टेंस है, बदलाव पसंद नहीं है। ठीक है। फिर कंसल्टेटिव की एडवांटेज है, हायर एंगेजमेंट है एम्प्लॉयज़ की, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव को सुना जा रहा है, क्योंकि सबकी बातें सुनते हैं, सबके आइडियाज़, सबकी ओपिनियन सुनी जाती है, तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव को सुना जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, क्योंकि सबसे सुनना और सबके बारे में सबकी बातें सुनना, उनके ऊपर सोचना, डिसाइड करने में टाइम लगता है। और कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल है, आपस में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, ये चीज़ें हो जाती हैं। और पार्टिसिपेटिव का एडवांटेज क्या है कि हाई एम्प्लॉय कमिटमेंट है, एम्प्लॉय इतना कमिटेड है क्योंकि सारे डिसीजन एम्प्लॉय ले रहा है, इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली हो रही है क्योंकि सब अपने आइडियाज़ दे रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के काम कर रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट हो रही है। डिसएडवांटेज क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और पोटेंशियल फॉर कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो एक जना डिसीजन नहीं ले रहा है, सब ले रहे हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है, कौन किस डायरेक्शन में चलेगा। प्रॉपर प्लानिंग ना करी हो अगर तो कन्फ्यूजन हो सकती है और कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो ये इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि ऑर्गेनाइजेशन अभी किस लेवल पे है या किस सिचुएशन में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मैनेजरियल अप्रोच का भी यूज़ करो, लेकिन आपको चारों का पता होना चाहिए। तो चूजिंग द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कह रहे हैं कंसीडर द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड हाउ रिसेप्टिव एम्प्लॉयज आर टू डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोचेस। अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को स्टडी करो कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने रिसेप्टिव हैं, वो कितना एडजस्ट हो आपके कल्चर में कितना एडजस्ट हो पा रहे हैं। ठीक है। और आप अलग अलग मैनेजमेंट अप्रोचेस को यूज़ करके देखो कि किससे ज़्यादा अडेप्टेबल है। कई बार इस तरह का काम होता है जिसमें आपका रूटीन वर्क होता है, वहाँ पे आपको इनोवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो असेंबली लाइन सिस्टम, इस टाइप की जो फैक्ट्रीज वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पे अथॉरिटेटिव से भी काम चल जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कल्चर कैसा है,
फिर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अलाइन द मैनेजमेंट सिस्टम विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, वेदर दे प्रायोरिटाइज एफिशिएंसी, इनोवेशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एफिशिएंसी को, इनोवेशन को, या वो एम्प्लॉय की एंगेजमेंट को। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप सही स्ट्रैटेजी चूज करो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सूट करेगी। फिर इंडस्ट्री एंड मार्केट फैक्टर्स, अडेप्ट द मैनेजमेंट सिस्टम टू द यूनिक डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। दैट मीन्स कि इंडस्ट्री में जो जहाँ पे वो जो भी सिचुएशन है आसपास मार्केट में, जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस तरह की भी डिमांड है, और जोग्राफिकल एरिया पर डिपेंड करता है, मार्केट के उस टाइम पे क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज चूज कर सकते हो कि क्या डिमांड्स और चैलेंजेस हैं उस टाइम पे। और एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज क्या है लास्ट में, कि मैनेजमेंट ये इंश्योर करे दैट मैनेजमेंट सिस्टम मैचेस द स्किल एंड लेवल एंड रेडीनेस ऑफ द वर्कफोर्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो डिसीजन मेकिंग ले सकें, कि आपके एम्प्लॉयज़ इतने स्किल्ड हैं कि आप उनको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सको। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो हर जगह पे सारी अप्रोचेज़ सक्सेसफुल नहीं रहती हैं, जिसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं कहीं पे वो भी काम आ जाती है, और कई बार पार्टिसिपेटिव भी फेल हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू, अ गुड मैनेजर शुड हैव द स्किल एंड नॉलेज टू चूज द राइट मैनेजरियल अप्रोच एट द राइट टाइम। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड रेनेसिस लाइकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।